ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान यूनिट के रूप में लिया गया। आप सबको पता है जो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है। अगर 12 एटॉमिक मास है और हम इसको 12 टुकड़ों में डिवाइड कर दें, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से करके हम 12 टुकड़ों में 9 10 11 12 12 टुकड़ों में अगर हम बांट दें, थोड़ा मेरे से गलत हो रहा है, 12 टुकड़ों में बांट दें तो क्या होगा? 12 टुकड़ों में बांटने के बाद उसका जो हम एक यूनिट लेंगे, एक यूनिट किसको बोलते हैं? जब हम लोग मैथ में काम निकालते हैं एक दिन का, तो 1/, हम वहाँ पे 12 लिखते हैं। एक दिन का वो काम होता है। उसी तरीके से ये जो पूरा जो कार्बन का हमारा मतलब मास था, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास होता है कार्बन का, कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 12। 12 होता है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और उसका जो एक यूनिट मानते हैं बेटा, 1/12 यानी 1/12 पूरा पार्ट नीचे होता है। इसी को एक एम यू हम लोग लिखते हैं। एक एम यू कहने का मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट। इसी के संदर्भ में हम सबका निकालेंगे के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। इन्हीं को स्टैंडर्ड मान करके सभी तत्व, जितने भी तत्व हैं हमारे पास, उन सब का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया गया है, जो आप सबको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, इसी कार्बन के कंपेयर में यहाँ पे हाइड्रोजन का निकाला गया, कार्बन का फिर निकाला गया, नाइट्रोजन का भी निकाला गया। तो कैसे? थोड़ा सा सोचो, कल्पना करो कि एक फल विक्रेता एक फल बेचने वाला है और उसके पास पूरा तरबूज है, पूरा एक बड़ा सा तरबूज है। उस दिन भी समझाया था, वो जो लिखा है नीचे में, एक बड़ा सा तरबूज है और यही मान लो कि पूरा हमारा कार्बन है। ये क्या है? हमारा कार्बन है। और इसी कार्बन के हमने 12 टुकड़े कर डाले, 12 इक्वल टुकड़े करे हैं हमने। और इसमें जो एक टुकड़ा है उसको हम लिखेंगे 1/12 यानी कि 1 यूनिट, या AMU भी आप लिख सकते हैं। और इसी एक टुकड़े के संदर्भ में जितना भी हमारे पास तत्व है उसका हम एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान हम ज्ञात करेंगे। समझ में आया फलक? इसी के संदर्भ में अब कैसे? जैसे कि मान लो यहाँ पे तो यहाँ पे फल का कंपेयर किया गया है। एक फल का टुकड़ा रखा गया यहाँ पे, एक तरबूज का, तो 2 चीड़ी चढ़ा है या 2 लीची चढ़ा है। इसी तरीके से अगर एक तकिया अगर आप बड़ा सा रख देते इस पे, एक बड़ा सा तकिया, तो आपको 4 तरबूज यहाँ पे चढ़ाने पड़ जाते। मेरे को तरबूज उतना अच्छा बनाने नहीं आता है, इसलिए मैंने यही बना दिया। 4 तरबूज एक साइड आपको चढ़ाना पड़ जाता। लेकिन क्या है कि अब हमको तत्व की बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया कि ऐसा तराजू बनाया गया, ऐसा मेजरमेंट का यूनिट परमाणु द्रव्यमान निकालना था। तो एक तरबूज जब रखा गया तो इस पे एक हाइड्रोजन आया, ठीक है, एक हाइड्रोजन आया और उसका मास निकाला गया। तो पाया गया कि इसके 1/12वें भाग यानी कि इतना के वो बराबर हो गया, जिसको हम एक AMU कहेंगे। यानी कि एक हाइड्रोजन का मास आया था, एक एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि पूरे टुकड़ों में से एक टुकड़े के वो बराबर हो गया, यानी कि 1/12 हिस्से के बराबर हो गया था हाइड्रोजन का। यहाँ लिख देते हैं हाइड्रोजन का मास। हाइड्रोजन का मास कितना के बराबर? 1/12 भाग के बराबर हो गया, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है 1 यूनिट, यानी हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान
एक यूनिट हो गया। फिर अगर आप दूसरा हीलियम का निकालते, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और उसका एटॉमिक मास होता है 4। हम सबको पता है। एक्चुअली जब आपको थोड़ी चीज़ें याद भी करनी पड़ेंगी और समझनी भी पड़ेंगी। जब यहाँ पे एक रखा है ना तरबूज, यहाँ पे आपको ऐसा तराजू है, तो उस पे आपको 4 रखने पड़ जाएंगे, क्योंकि हीलियम अगर यहाँ एक साइड चढ़ा रहे हो एक तराजू पे, ऐसा मेजरमेंट का उन्होंने बताया था, तो ऐसा करके आपको यहाँ पे 4 चढ़ाने पड़ जाएंगे, 2, 3 और एक ये 4। तो ऐसा करके अब मैं बना ही देती हूँ। ऐसा दूसरे तराजू पे चढ़ेगा 4 तरबूज का टुकड़ा, जिसको हम लोगों ने कहा कि हीलियम का जो एटॉमिक मास है, हीलियम का एटॉमिक मास है 4 AMU, या बहुत लोग यूनिट भी लिखते हैं। अब यूनिट लिखा जाने लगा है, पहले AMU ही हम लिखते थे। तो वही लिखा होगा, यहाँ नहीं दिया है। तो आपको तो पता है कि हीलियम का एटॉमिक मास कितना है, तो ये जस्टिफाई हो गया। इसी के संदर्भ में जब कार्बन को जब एक यूनिट मान लिया गया, और उसी के संदर्भ में बहुत सारे तत्वों का जब एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान की गिनती की गई, तो इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक मास निकालना। किसी परमाणु के संदर्भ में, किसी दूसरे परमाणु के संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ पे किसको स्टैंडर्ड माने, हम लोग कार्बन को माने, और कार्बन के संदर्भ में हम दूसरे का निकालें। जैसे हाइड्रोजन का निकालेंगे तो उसके एक टुकड़े के बराबर आएगा, यानी कि पूरे में से एक टुकड़े के बराबर आया। कार्बन का क्या, तो कार्बन का तो मैंने बोला ही कि ये पूरा आपका कार्बन है, तो पूरा कार्बन है बेटा, तो आपको पूरे टुकड़े चढ़ाने पड़ जाएंगे, यानी 12/12, ये पूरा 12 भाग के बराबर आ जाएगा। 12 बट्टा पूरा एक तरबूज आ जाएगा, तो ये पूरा मतलब समझो कि 12 बट्टा पूरा टोटल टुकड़ा ही आ जाएगा, सॉरी। तो ये पूरे 12 टुकड़े के बराबर आ गया, इसलिए हम लोगों ने, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे पूरा 12 टुकड़ा चढ़ गया, इसलिए हम लोगों ने कहा कि ये 12 यूनिट के बराबर हो गया, यही लिखा हुआ है। फिर जितना चढ़ेगा उतना उसके उसके हिसाब से जितना आता जाएगा, ये सबका यहाँ पे निकाल के दिया गया है, याद होना चाहिए, यही लिखा हुआ है। यही नीचे भी ये समझाया गया हुआ है कि परमाणु जैसे यहाँ पे बोला गया है कि एक फल बेचने वाला, अगर उसके पास तराजू के पास बाट नहीं है, तो वो क्या करता है, उसके पास अगर बाट नहीं है तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे चीज को एक यूनिट मान लेता है। जैसे आधा केजी अगर उसके पास आलू है और आधा केजी प्याज तौलना है, तो एक साइड उन्होंने पोटैटो रख दिया और एक साइड उन्होंने दूसरी सब्जी रख दी। जैसे मान लो कि आपको टोमेटो लेना है, तो टमाटर रख दिया, और आधा आधा केजी है तो तौल के दे ही सकता है, जाहिर सी बात है दे सकता है ना, दे सकता है। तो इसके संदर्भ में यानी टमाटर के संदर्भ में आलू का मांस निकाल लिया गया, या आलू के संदर्भ में टमाटर का मांस निकाल लिया गया, यानी एक के कंपेयर में दूसरे का काम करना, यही चीजें यहाँ पे दी गई हुई है। यहाँ लिखा है किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात के द्वारा परिभाषित किया गया। अब अगर आपसे पूछे कि सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि परमाणु द्रव्यमान को, सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के, उसका जितना भी परमाणु है उसके औसत द्रव्यमान का 12 परमाणु, कार्बन के 12 परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग से जब हम कंपेयर करते हैं, तो उसके अनुपात को ही हम बोलते हैं एक मास यूनिट, यानी कि उसी के संदर्भ में हम निकालते हैं, इसी को बोलते हैं आपका सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। लिख देते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। सापेक्षिक, सॉरी नहीं सही से लिखेंगे तो याद भी नहीं हो पाएगा, इसी को बोलते हैं सब सापेक्षिक। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, फिर से हम बता देंगे। इस तरह से पता चलेगा कि हम आगे बढ़ गए, आप लोग को समझ में नहीं आया। समझ में आया? समझ में आया? नहीं मैम।
नहीं आया विनीत, आपके नहीं ना, इसलिए मैं फिर से बता देती हूँ। देखो क्या है ना, कि हमारा जो परमाणु द्रव्यमान निकालने की जब गिनती चल रही थी, एक मिनट पेशेंस के साथ रहना। तो परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए हमारा कार्बन 12 जो है, उसके समस्थानिक को एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया गया। चूंकि आपको पता है कार्बन का परमाणु नंबर होता है 12, सॉरी 6, और इसका कार्बन का एटॉमिक मास होता है, कार्बन का मास होता है, शॉर्ट में लिख देती हूँ, 12 होता है। इसी को स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया गया, और इसके सापेक्ष में ही बहुत सारे चीज़ों का हम वेट निकालने लगे। सपोज दैट विनीत, अगर आप मार्केट गए और उस दुकानदार के पास, दुकान पे गए और दुकान वाले के पास बाट नहीं है, बटखारा नहीं है, तो वो किसी मतलब 1 केजी अगर लेना है तो 1 केजी का कोई चीज़ चढ़ा देगा। दो तराजू होता है ना, आपने देखा होगा। यस मैम। दो तराजू होता है, तो दो तराजू पर से एक पे 1 केजी का उन्होंने कुछ सामान चढ़ा देते हैं, और आपका दूसरा सामान इस पे तौल देते हैं। 1 केजी तौलते हैं ना, अगर नहीं यस मैम। तो इसी को बोलते हैं कि इस सामान के सापेक्ष में उन्होंने आपका सामान तौल दिया। फिर मान लो कि फलक गई, फलक को भी चाहिए था लेकिन सेम दुकान पे गई, लेकिन उसको कुछ और चीजें चाहिए थी। मान लो उसको लेनी थी, चूड़ा लेना था, चूड़ा समझते हो ना, चूड़ा या चावल ले लो, उसको यस मैम। चावल लेना था, लेकिन उसके पास क्या था, दुकान वाले के पास कुछ नहीं था। तो उसने 1 केजी का चीनी तौल, उसके पास 1 केजी चीनी का पैकेट था। तो उसने क्या किया था, उसने किया था बेटा, कि आपका एक साइड में तराजू, मेरा उतना अच्छा नहीं बन रहा है, आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा, ड्राइंग अच्छी नहीं है। मैम समझ में आ रहा है। एक साइड उन्होंने रखा 1 केजी चीनी का पैकेट, शुगर का पैकेट रखा, शुगर है ये, और दूसरे साइड इनको लेना था चावल, दूसरे साइड इन्होंने चावल रख दिया। और यहाँ पे हम किसके सापेक्ष में उन्होंने इस चावल तौल के दिया, तो चीनी के सापेक्ष में। और कई बार क्या होगा, अब अगर मान लो 1 केजी किसी को कुछ चाहिए, तो सिर्फ 1 केजी चीनी का पैकेट तौलेगा, और फिर ना ऐसा आ जाएगी, फिर 1 केजी चीनी का पैकेट इस पे रखेगा, बोलेगा 1 केजी, अगर ऐसा ने बोला 1 केजी हमको प्याज दे दीजिए, तो फिर यहाँ पे 1 केजी चीनी तो रखा, फिर यहाँ प्याज दे देगा, प्याज रख देगा। फिर मान लो कि आपको गुड़िया आ गई, फिर 1 केजी यहाँ पे सेम चीनी तो रखा उन्होंने, और 1 केजी मान लो इनको कुछ और लेना था, मान लो कि गड़ी गड़ी लेना था, यहाँ गड़ी रख देंगे, वो 1 केजी इस पे तौल देंगे, है ना। फिर मान लो कि कोई और आ गया, दूसरे बच्चा आ गया, तो यहाँ पे फिर आपको रहेगा सेम अमाउंट, चीनी ही रहेगा, शुगर ही रहेगा, और यहाँ पे दूसरे तराजू पे उन्होंने कुछ और, उनको जो डिमांड थी वो तौल दिया। तो चीनी के सापेक्ष में सारी वस्तुओं का आपने द्रव्यमान निकाल लिया, मतलब वेट निकाल लिया, मास निकाला, इट इज कॉल्ड मास। समझ में आया? जी मैम। यस। हाँ, इसी को हम बोलते हैं सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करना। तो चूंकि तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना था, तो एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना बहुत टफ काम था, आसान काम नहीं था। इसलिए वैज्ञानिकों ने कई बार ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड माना, तो कई बार इन्होंने दूसरे दूसरे एलिमेंट का जो परमाणु द्रव्यमान है उसको स्टैंडर्ड मान के उसके कंपेयर में दूसरे को निकाला। लास्ट में 1961 की बात है, इन्होंने कार्बन का जो समस्थानिक था 12, उसको स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया, और इसके सापेक्ष में जितने भी हमारे पास एलिमेंट है उनका परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना शुरू किया। चूंकि हम सबको पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है 12 होता है, तो क्या आप एटॉमिक मास का क्या मतलब, पूरा 12 टुकड़ा हो सकता है? मान लो कि यहाँ पे फिर से समझा देती हूँ, ये पूरा जो तरबूज है ये आपका मान लो कि कार्बन है, पूरा जो है ये कार्बन है। अगर हम इसको 12 टुकड़े में तोड़ दे, तो तोड़ सकते हैं ना, 12 टुकड़ों में मान सकते हैं। यस मैम। इसी 12 टुकड़ों को किया गया है, और एक ये सिंगल पीस है। और जिसको जैसा सामान चाहिए, जैसे आप आए तो आपको चाहिए था, मान लो कि 100 ग्राम कुछ चाहिए था, आपको 100 ग्राम चेरी चाहिए था, तो एक 100 ग्राम में हमारा एक ही पीस चढ़ पाया है, एक ही पीस चढ़ा है, तो हम इसको बोल सकते हैं 1/12 पार्ट।
चेरी कितना है, 1/12वें भाग के बराबर है या नहीं है? यस मैम। ठीक है। अब फिर फलक आएगी, उनको कुछ और चाहिए, मान लो कि एक पिल्लो चाहिए, तो वो यहाँ पे एक बड़ा सा पिल्लो रख देंगी। एक बड़ा सा पिल्लो रख दिया, मान लो मार्केट गई और यहाँ पे फिर उसके पास तराजू है ही नहीं, तो क्या करेगा, ऐसा 4 तराजू बनाए, ऐसा 4 तरबूज, सॉरी तराजू मुंह से निकल गया, ऐसा 4 तरबूज का टुकड़ा दूसरे साइड वो रखेंगे। समझ में आया? ऐसा 4 रखेंगे तो पता चलेगा इन दोनों का वेट सिमिलर हो गया। तो इसका जो पिल्लो था कितने पार्ट के बराबर था? 4/12वें भाग के चार। बराबर था। यस मैम। बराबर था या नहीं था? तो यही बोलेंगे कि ये इसका जो एटॉमिक मास यूनिट है वो 4 के बराबर है। ठीक है, समझ में आया? जी मैम। तो यही है, बाकी सारे जितने भी तत्व थे उसके सापेक्ष में, किसके, कार्बन 12 समस्थानिक के सापेक्ष में परमाणु द्रव्यमान को निकाल लिया गया। और यहाँ पे इसकी परिभाषा दी गई है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12, जो भी औसत द्रव्यमान है उसको कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से हम कंपेयर करते हैं। हर एक पार्ट को हम 1/12वें भाग से कंपेयर करेंगे। अगर वो ज्यादा हो गया तो हम उसके 2/12 भाग, यानी कार्बन का ही 2/12 भाग, फिर ज्यादा अगर हो रहा है तो 3/12 भाग, इसी रेशियो में जब हम कंपेयर करते हैं, इसी को बोलते हैं सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करना। ठीक है, समझ में आया? विनीत की फिर से समझाएं। अब जैसा जिसका भी आएगा, जैसे हीलियम के केस में मैंने बोला 4 आया, तो 4/12 आता उसका, तो हम उसको 4, हीलियम का कितना एटॉमिक मास है, 4 है ना? कार्बन का तो 12 जी ऑलरेडी आप मान रखे हो। फिर कितने टुकड़े बराबर होते, 14 ऐसे टुकड़े रखने पड़ते, और नीचे में कार्बन का तो पूरा रहता ही। तो कार्बन का कितना पीस ऐसा रखना पड़ता जो हमारा नाइट्रोजन का मास आता, तो 14 पीस, तो दैट इज इसका एटॉमिक मास 14 है। उसी तरह ऑक्सीजन का, फिर उसी तरह सोडियम का, मैग्नीशियम का निकाला गया कि कितने भाग के बराबर है। समझ रहे हो? जी मैम। हाँ, तो हम तुम्ही को समझाने के लिए इतना देर एक्सप्लेन किए। यहाँ पे बहुत सारे परमाणुओं का द्रव्यमान निकाला गया है। अगर नहीं समझ में आएगा, याद नहीं रहेगा बेटा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। ये याद कर लीजिएगा सबका। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, जनरल मतलब कॉन्सेप्शन है कि जितने भी आपके पास तत्व हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, उसमें से अधिकांश का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर शॉर्ट में लिखते हैं, एटॉमिक नंबर जो होता है जितना है, एक्स है मान लो सपोज है, तो एटॉमिक मास कितना दिया गया है बहुत सारे तत्वों का, एटॉमिक मास कितना है, जस्ट 2x है, यानी कि एटॉमिक नंबर का 2 गुना। जैसे हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन है ही नहीं, इसके एटॉम में, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की अनुपस्थिति है। इसलिए कल बताया था, शायद आप नहीं थे, परसों बताया था कि एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। शॉर्ट में लिख देते बेटा, एटॉमिक मास इक्वल टू होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या। चूंकि इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद है और आपका न्यूट्रॉन नहीं है, तो 0 न्यूट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। हाँ, तो यही एटॉमिक मास है, इसी के वजह से इसका एक एटॉमिक मास है। कुछ कुछ जगह आपको देखने को मिलेगा कि डबल है, जैसे 20 तक आई थिंक आता है कैल्शियम तक। कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, मास है 12। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, मास है 14। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मास है 16। कुछ कुछ जगह, लेकिन यहाँ पे आपको फिर नहीं मिलेगा, बहुत जगह नहीं मिलेगा ये चीज। यहाँ पे आपको ये 12 है, लेकिन 24 मिला। तो कुछ कुछ जगह कैल्शियम का होता है एटॉमिक नंबर 20, इसका मास है 40, तो समवेयर इज डबल हो जाता है इसका एटॉमिक मास। तो आसान होता है उनको याद करना। लेकिन कई कई जगह, जैसे क्लोरीन के केस में देख लो, तो क्लोरीन वाले केस में आपको याद करना पड़ेगा, या बहुत सारे तत्वों का
आपको याद करना पड़ेगा। अब आपका नेक्स्ट पार्ट है परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, अगर उनका वजूद है वो कैसे रहते हैं। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते। बहुत सारा जो परमाणु है वो अपने आप अकेले नहीं रह सकता। हम सब नहीं रह सकते, हम सब मतलब एक दोस्त चाहिए, फैमिली चाहिए, कोई ना कोई चाहिए हम लोग के लाइफ में। उसी तरह परमाणु भी बेचारा अलग नहीं रह सकता। और किसकी बात करें, अधिकांश तत्वों की। अधिकांश तत्वों का जो परमाणु है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता। वो कभी भी ऑक्सीजन का एक अणु अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है। वो हमेशा दो परमाणु के साथ में, अणु बोल दिया सॉरी, दो परमाणु के साथ में आता है। और यहाँ पे चूंकि अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन का एक अणु है। लेकिन वही O2 के आगे हम दो लगा दे तो कहने का मतलब ऑक्सीजन का दो अणु है। 4 लगा दे O2 के आगे यानी कि ऑक्सीजन का 4 अणु है। कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं ना, तो कार्बन कभी भी अकेले नहीं आएगा। अगर आएगा तो ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, अगर सिंगल है तो यहाँ पे एक अणु है कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन यहाँ पे अगर आपने 8 लिख दिया तो कार्बन का कितना अणु है, 8 अणु है। लेकिन वही मैं पूछूं बेटा परमाणु कितना है, तो ये नीचे में जो लिखा रहता है ना लेख के पास में 2, तो 8 इंटू 2 कर देना, आपका आ जाएगा 16। तो परमाणु कितना है, 16। अगर आपको फिर पूछ लिया जाए यहाँ पे कितना परमाणु है, तो 2 2 जो 4। यहाँ पे कितना परमाणु है, परमाणु परमाणु याद रखना 8। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखनी है। तो वही बताया कि परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। परमाणु क्या बनाता है, अणु बनाता है या आयन बनाता है। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पूंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। बहुत सारा, जैसे कि हम जनरल फॉर्म में वाटर की बात करते हैं, जब आपका वाटर बनता है तो वाटर एक यौगिक है। यौगिक का मतलब दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में। निश्चित अनुपात कहने का मतलब हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल, आपका यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि हाइड्रोजन का कितना परमाणु जुड़ा हुआ है, तो आप बोलेंगे मैम हाइड्रोजन का 2। ऑक्सीजन का कितना परमाणु, 1। तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु जब ऑक्सीजन के 1 परमाणु के साथ मिला हुआ है, तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे जल का कितना अणु है, अब मैं पूछूं कि जल का कितना अणु है, तो जल का 1 अणु है। फिर मैंने लिखा कई बार रिएक्शन में बहुत ज्यादा वाटर निकलता है, तो 4 लिख दिया, तो 4 अणु हो गए किसके, आपके वाटर के। तो वही है पुंचित होकर का मतलब संचित होके, जमा होके द्रव्य बनाते हैं। तो द्रव्य बनाया है यहाँ पे जमा होके, जिसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। और आयन का फॉर्मेशन करते हैं वो हम नेक्स्ट समझाएंगे। जैसे कि समझा ही देते हैं, सोडियम प्लस क्लोरीन। सोडियम का जो एक पॉजिटिव इस पे होता है, माइनस इस पे चार्ज होता है, ये कहाँ से आता है, पॉजिटिव। हाँ, धनायन और ऋणायन बोलते हैं। लेकिन माइनस का क्या मतलब है कि वो क्या कर सकता है, सोडियम का माइनस का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। और इस क्लोरीन, इसके पास प्लस का मतलब है ये डोनेट कर सकता है। जब आप किसी को कुछ दे सकते हैं तो उस पर प्लस चार्ज होता है, और जो कोई ले सकता है तो उस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो जब दोनों आपस में मिलते हैं तो इनका मतलब हिसाब किताब बराबर हो जाता है। तब जब सोडियम क्लोराइड बनता है तो हम उसको NaCl लिखते हैं, क्योंकि अब हिसाब क्लियर है। तो यहाँ पे NaCl का कितना अणु है, 1 अणु है। ठीक है, वही अगर कोई आपको लिख दे Cl2, तो आपको पूछेगा क्लोरीन का कितना परमाणु है, तो आप बताएंगे 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। हाँ, तो कहने का मतलब परमाणु रहता कैसे है, तो परमाणु दो या दो से अधिक के ग्रुप में संचित होके आयन बना के अपने आप को बैलेंस करके रखता है। परमाणु कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे जितने भी मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी पता चलेगा, तत्व का प्रकार दिया है, नाम दिया है और उसकी परमाणुकता दी गई है।
अधातु ही है। आर्गन जो होता है सिर्फ कुछ जो है एक परमाणु दिया है, एक परमाणु हीलियम, क्योंकि कुछ का एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। हीलियम भी एक परमाणु है। हीलियम भी लिखते हैं तो सिर्फ He लिखते हैं और कुछ नहीं। आर्गन भी लिखते हैं तो Ar लिखते हैं। Ar ही होता है ना आर्गन का। आर्गन का क्या होता है? Ar ही होता है ना। यस मैम। हाँ, यही ऑक्सीजन की जैसे बारी आ गई तो ये ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है। हाइड्रोजन आपका द्विपरमाणु होता है H2 के फॉर्म में। फिर नाइट्रोजन भी सेम कंडीशन में। और आपका फास्फोरस जो होता है ये P4 के बेस में आता है। कभी भी P3 ऐसे करके रेयर केस में आप देखेंगे। सल्फर भी बहुत परमाणुक होता है, 12 भी लिख देते हैं, 18 भी लिख देते हैं। और यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ पे ये एक परमाणुक मिल रहा है, लेकिन ये अगर रहेंगे तो किसी न किसी के साथ स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहते हैं, किसी दूसरे के साथ। ये दूसरे के साथ मिलके रहेंगे, सोडियम क्लोराइड बना लिया, कुछ और बना लिया यौगिक, उसके साथ साथ रहेंगे। कहने का मतलब अकेले उतना एग्जिट नहीं करते हैं। अब आपको पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करें, जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट मैंने पहले भी बताया है। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, शॉर्ट में AMU लिखते हैं। और एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों नहीं संभव होता है? क्योंकि बहुत टाइनी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, हम देख नहीं पाते। एक परमाणु को देखना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। अणु क्या है? अब अणु की बारी आई। तो परमाणु जब आपका एक से अधिक के एक से अधिक अणु के रूप में जुड़ता है, जैसे ऑक्सीजन ही अभी लगभग इसी से सेम ही है। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन का एक एक मॉलिक्यूल मिलके O2 बना लेता है। इसी को हम ऑक्सीजन का एक अणु बोलते हैं। कहने का मतलब यहाँ लिखा भी है, साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। दो या दो से परमाणुओं का ग्रुप होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होता है। चाहे वो अपने अपने जाति वाले से कंबाइन करे, यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एटम से ही कंबाइन करे, सॉरी एटम एटम से। यहाँ पे आपका देखो, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिला है। नाइट्रोजन फिर नाइट्रोजन के साथ मिलके N2 के साथ आता है आपका। फिर मान लो दूसरा Cl2 लिखा है, तो क्लोरीन क्लोरीन के साथ मिलके या तो अपने साथ मिलेगा, या तो फिर आपका जो वाटर है उसके जैसा दूसरे से मिलेगा। जैसे H2O, या तो सेल्फ अपने सेम कास्ट वाले से मिलके वो अपना एक ग्रुप बनाएंगे, या अलग टाइप के दूसरे तत्वों से मिलके। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर रहा है, वैसे ये बनाया आपका वाटर का एक मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल कहने का मतलब, मॉलिक्यूल बोलते हैं, मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु। ठीक है, तो जो आपस में रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब आपका जो ये जुड़ा कैसा है, दूसरे के साथ जुड़ा है। तो जैसे हम लोग के यहाँ शादी विवाह होता है तो बोलते हैं ना कि एक बंधन है, एक रिश्ता है। बंधन का क्या मतलब, वो वैसा तो कुछ है नहीं, बट एक बॉन्ड बना दिया जाता है, सब गेट टुगेदर करते हैं, एक मतलब बॉन्डिंग ऐसी बोली जाती है। जैसे वो बॉन्ड हो गया, पहला तो मैंने बता दिया शादी वाला। दूसरा है, जैसे मान लो कि कोई भी दो चीज लेके आप ग्लू से गम से चिपकाते हैं, तो ग्लू वहां पे बॉन्ड बनाने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। इसी तरह हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो एक बॉन्ड बनाता है, एक बंधन बनाता है। उसके बारे में अभी पढ़ना नहीं है कि वो बॉन्ड क्या है, वो बंधन क्या है, 10th में पढ़ना है, इसलिए उसको छोड़ दो। बस इतना जानना है कि हाँ, कोई चीज है जो उनको बांध के रखती है, जिसको हम बॉन्ड बोलते हैं या बंधन बोलते हैं। या तो कभी कभी वो अपने सेम कास्ट वाले से अटैच्ड होते हैं, जैसे O2 N2 Cl2, यानी क्लोरीन का ही दो दो परमाणु है आपका, नाइट्रोजन का दो परमाणु, ऑक्सीजन का दो परमाणु। यहाँ पे फास्फोरस का देखोगे P4, सेम उन्हीं का परमाणु। लेकिन कभी कभी ये दूसरे से भी जुड़ते हैं, अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े रहते हैं। या तो आकर्षण बल हो, अट्रैक्शन फोर्स हो, उसके वजह से भी जुड़े रहते हैं आपस में, अथवा किसी बंधन के द्वारा। अणु को किसी तत्व
अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है। H2O आराम से अस्तित्व में मौजूद में है। कार्बन डाइऑक्साइड आराम से मौजूद में है, मतलब इसकी उपस्थिति है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी आराम से वजूद में है। कहने का मतलब एक अणु जो होता है वो अस्तित्व में स्वतंत्र रूप से रह सकता है, लेकिन इसके विपरीत परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं रह पाता। तो यहाँ पे कार्बन का एक आपका परमाणु जो है ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ, 2 मतलब एटम के साथ कंबाइन करके है, जिसको हम एक अणु बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु। तो ये आराम से फ्री अवस्था में घूम सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी सेम, इसका भी एक अणु है यहाँ पे, ये आराम से घूम सकता है। H2O का भी समान अणु है, किसी के साथ इन्होंने यौगिक बना लिया, ये भी यौगिक, ये भी यौगिक, यानी तीनों ने यौगिक बनाया। यौगिक बनाने का मतलब क्या? जब दो या दो से अधिक तत्व किसी दूसरे के साथ जुड़ करके निश्चित अनुपात में एक नया कंपाउंड बनाते हैं, उसको यौगिक बोलते हैं। जैसे आपने लिखा ग्लूकोज C6H12O6, तो यहाँ पे आपका कार्बन का 6 एटम है, हाइड्रोजन का 12 और ऑक्सीजन का 6 एटम है। ये सभी जुड़ के डिफरेंट डिफरेंट जो आपके एटम है वो जुड़ करके आपका एक ग्लूकोज का अणु बना रहा है। और ये क्या है? एक यौगिक है। वही बोला गया कि यौगिक के उस सूक्ष्म कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। इसका एक जो अणु है आराम से ग्लूकोज का गुण दिखाएगा। वाटर का एक जो अणु है वो पूरा वाटर का गुणधर्म यानी उसकी क्वालिटी को दिखाएगा। गुड़िया आप कैमरा ऑन नहीं किए बेटा, ज़्यादा रिचार्ज करा लो, दूसरा का डाटा ही सिर्फ रिचार्ज करा, कॉलिंग पैक्स छोड़ दो। नेक्स्ट है, एक ही तत्व के परमाणु या तो सेम एक ही तत्व का परमाणु, जैसे कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर, यानी कि H2O। एक ही तत्व के परमाणु मतलब आपका O2, और भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु मतलब हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, दोनों साथ में जब परस्पर सहयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? ये क्या है? आपका वाटर का एक अणु बन गया। ये आपका ऑक्सीजन का कितना अणु बना यहाँ पे? विनीत बताना। बोलो विनीत। एक एक अणु एक अणु बना। हाइड्रोजन का यहाँ पे एक अणु बना। तो या तो आप सेम अपने वाले कैटेगरी वाले तत्व से जुड़ के एक अणु बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने O3 लिखा, नो डाउट कि ये ओजोन है, तो ओजोन का कितना मॉलिक्यूल है? एक ही अगर अगर उसके लेख के पास जो लिखा है उसको हम उसको परमाणु बोलेंगे। और मैं अगर बोलूं कि कितना अणु है, इसके आगे कुछ नहीं लगा है मतलब एक है, इसका वैल्यू 1 को हम कभी भी राइट डाउन नहीं करते। 1 का मतलब, मैंने अगर H2O लिखा, H2 लिखा, इसका मतलब एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पे हम डिनोट नहीं करते। बट मोर देन 1 जब हो जाता है तो हम उसको दिखाने के लिए वहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर ऑक्सीजन का 4 मॉलिक्यूल होता, देन आई कैन राइट हियर 4। अगर यहाँ पे 4 है, तो अगर यहाँ पे जल का एक से ज़्यादा 12 अणु रहता तो हम इसको H2O लिख देते। लेकिन वही अगर आपसे पूछे कोई कि कितना यहाँ पे कितना यहाँ पे आपका परमाणु है, आपके वाटर का कितना परमाणु है, ध्यान से बताना। H2O सिर्फ लिखा है, कितना परमाणु है? परमाणु कितना है बताओ? यहाँ पे कितना परमाणु है? फिर आप बताएंगे कि मैम 12 टू जो 24, हाइड्रोजन का यहाँ पे 24 परमाणु है। और फिर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के पैर के पास में कुछ भी नंबरिंग नहीं की गई है, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू 1 है, यानी 12 1 जो 12। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 12। ये सब चीजें जाननी पड़ेंगी।
यहाँ पे मैंने लिखा ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, तो यहाँ पे 4 2 जा 8 परमाणु है। यौगिक वाले में आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा NaCl2, तो यहाँ पे कितना परमाणु है, कितना अणु है, इसका हिसाब दीजिए। तो थोड़ा हरी अप, बोलो जल्दी। लिख के भेज दो, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। बोलो भाई, कोई तो बताओ। यहाँ पे बोलोगे ना, यहाँ पे 2 लिखा है किसके पास, क्लोरीन के पास। यहाँ पहले आगे में ही 2 लिखा है, यानी सोडियम का कितना है, कितना परमाणु है, सोडियम का कितना अणु है, 2। और मैं पूछूं क्लोरीन का कितना अणु है, तो 2 2 जो 4, तो क्लोरीन का कितना है, 4। ये सब चीजें निकालना नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, और समझ में भी नहीं आएगा आगे के क्लास में। और ये सब बेस है बेटा। बेस ही जब खराब होगा तो पेड़ का रूट और सूट कहाँ से अच्छा होगा। बेस अगर रूट ही नहीं अच्छा है तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए। तत्वों के अणु क्या है। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। कोई भी एक तत्व है तो उसका जो परमाणु है सेम टाइप के सेम टाइप के परमाणु से मिलके संरचित होता है। संरचित का मतलब रचित होता है। जैसे सेम O2, यहाँ पे फिर O3 आया। O2 इज कॉल्ड ऑक्सीजन, शायद हो सकता है, ठीक है कोई बात नहीं। इट इज कॉल्ड ओजोन। या बेटा सोचो कि ये सेम कैटेगरी के ऑक्सीजन अपने सेम कैटेगरी के 3 मॉलिक्यूल से जुड़ करके 3 परमाणु से जुड़ के ओजोन बना रहा है। ऑक्सीजन अपने 2 परमाणु से जुड़ के यहाँ पे ऑक्सीजन का एक अणु बना रहा है। तो यही यहाँ पे बताया गया है। आर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। यहाँ पे जाहिर सी बात है, एयर लिखा है, इसका क्या मतलब, एयर का क्या मतलब, सेम अपने अपने जैसा अपना एक ही है अणु, इनका एक ही अणु है। हीलियम लिखी हो तो कितना अणु है, एक अणु है, जाहिर सी बात है। लेकिन अधिकांश धातुओं में ऐसा नहीं होता। अधिकांश जो कुछ में होता है, अधिकांश धातुओं में नहीं होता। हम लोगों ने देखा है अभी भी। जैसे कि उदाहरण के लिए ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन का अणु 2 ऑक्सीजन के परमाणुओं से बनता है। ध्यान से देखो क्या लिखा है, ऑक्सीजन का अणु, ऑक्सीजन का अणु ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से बनता है। यानी कि ये परमाणु, ये आपका अणु है और ये परमाणु है। ठीक है, इसलिए इसे द्विपरमाणुविक कहते हैं। जैसे लिखा भी जाता है O2 से डिनोट किया जाता है। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 लिख दिया जाए, 2 के स्थान पे अगर आपने O3 कर दिया तो क्या बोलेंगे इसको, क्या, ओजोन। हाँ हाँ, 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर सहयोग करते हैं तो हमें ओजोन प्राप्त होता है, यानी कि O3। किसी अणु की, इसको हमने बोला ओजोन बोला। लेकिन अगर मैं पूछूं विनीत कि यहाँ पे कितना इसका मॉलिक्यूल है तो कितना बताओगे, O3 का कितना मॉलिक्यूल है। परमाणु हाँ, परमाणु 3 है, अणु 1 है। परमाणु कितना है, 3 3। अणु 1 है। ठीक है, बहुत अच्छा, कीप इट। नेक्स्ट है, किसी अणु की, कोई भी जो अणु है वो संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। यानी कि कोई भी जो संरचना बन रही है, कोई भी यौगिक बन रहा है, तो उसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनेगा। अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले जितने भी परमाणु हैं और उन परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहा जाता है। जैसे कि अगर O2 के पास लिखा है तो इसका किसका परमाणुकता है, 2 है। 2 O3 लिखा है तो इसको हमने बोला, 3 यानी कि अणु के पास कितने परमाणु हैं उसी की संख्या को हम उसकी परमाणुकता कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इतना बता। यस मैम। हम्म,
ये फिर से बता देते हैं कि किसी भी अणु की संरचना में एक अणु आपका बना, सबसे अच्छा देख लो, ऑक्सीजन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ऑक्सीजन बना है तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है, मैंने लिखा यहाँ पे 4, लेकिन मैं पूछूं कि ऑक्सीजन में प्रयुक्त होने वाले जो परमाणु हैं, तो परमाणु जो बेटा लेग के पास होता है, पैर के पास, उसकी उसी की संख्या को हम ऑक्सीजन की परमाणुकता कहते हैं। समझ में आ गया? O3 लिखा तो ये क्या है, इसकी परमाणुकता है। समझ में आ गया? ओके, यस मैम। ठीक है। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती। कुछ धातु होते हैं, धातु अणुओं, कुछ धातु का जो अणु होता है एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की जो संरचना है वो आसान नहीं होती है, किंतु उनके अणुओं में जो असीमित परमाणु परस्पर एक दूसरे से बंधे होते हैं, इसलिए उनका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इस चीज को समझते हैं। धातु, धातु कहने का मतलब बहुत सारा धातु है। धातु का नाम बताओ, मेटल बताओ। लोहा क्या है? मेटल है ना, कि नहीं है? यस मैम। तो धातु का जो अणु होता है या कुछ अन्य तत्वों का, तत्व ही है एक्चुअली। लोहा, लोहा धातु भी है, साथ साथ तत्व भी है, क्योंकि तत्व में ही हम लोगों ने उस सबको पार्ट दिया है। तत्व को ही हमने 3 पार्ट में बांटा है। पहला है आपका धातु, बहुत बच्चे नहीं रहते हैं क्लास में, अधातु, और तीसरा आता है उपधातु, जो दोनों का कैरेक्टर दिखाता है। तो धातु को हम तत्व बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, इतना बता दीजिए। बोल सकते बोल हैं, सकते हैं। धातु को भी बोल सकते हैं और उपधातु को भी बोल सकते हैं। तो वही लिखा है कि कुछ धातुओं का जो अणु होता है, जिसको हम कुछ तत्व भी बोल सकते हैं या कुछ अन्य तत्वों के अणुओं, जैसे कि कार्बन के अणुओं की जो संरचना है वो आसान नहीं है, सिंपल नहीं है, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं, क्योंकि असीमित नंबर यानी कि मतलब जिसको काउंट नहीं कर सकते, असीमित का मतलब काउंट नहीं कर सकते, अनंत। उतना जो परमाणु है परस्पर बंधा होता है, इसलिए हम उसको काउंट नहीं कर पाते हैं। ये हम सिर्फ यहाँ पे कार्बन के बारे में बताया गया है, लेकिन ऐसा बहुत के साथ भी होता है। आइए कुछ तत्व की यहाँ पे परमाणुकता बताया गया है, जो हम बता दिए हैं। अधातु, जैसे बहुत सारा धातु है, उसका एक परमाणुक होता है, यानी सोडियम सिर्फ जनरल आप देखोगे Na लिखा हुआ आएगा, Fe आराम से एक ही आएगा, एल्युमिनियम भी Al एल्युमिनियम है। आएगा, कॉपर भी Cu आएगा। दैट इज का मतलब इसका एक ही परमाणु है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 ही है। अब है यौगिक का, अब जल्दी छोड़ दूंगी। यौगिकों के अणु, यौगिकों के क्या अणु होते हैं? जैसे सबसे अच्छा यौगिक का एग्जाम्पल दो, तुम लोग कुछ बोलते नहीं है, तो ये जो डायरेक्ट आप जब मिला लिए तो इसको हम मिश्रण बोलेंगे, ठीक है? जैसे आप खिचड़ी बना रहे हो, उसमें आपने चावल डाला, दाल डाला, हल्दी नमक डाला, तो सबका कुछ आलू। स्पेसिफिक क्वांटिटी फिक्स नहीं है। आलू भी डाल दिए, बहुत सारा वेजिटेबल भी ऐड कर देते हैं बहुत लोग, तो वो खिचड़ी क्या है, एक तरीके से मिश्रण है, ठीक है? मिश्रण का ये भी क्वालिटी है ना कि वो जब बन गया तो बन गया, वापस आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। खिचड़ी बना हुआ कभी भी ना चावल के रूप में वापस मिलेगा ना दाल के रूप में, ठीक है? तो वो चीजें हैं, थोड़ा याद रखने वाली बातें हैं। तो किसी निश्चित अनुपात में जब जुड़ता है कोई भी दो या दो से अधिक तत्व, जिसको हम क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं या यौगिक का निर्माण करना बोलते हैं। यहीं तक करा के छोड़ देंगे, बस इसको समझाना चाह रहे थे। 3.4 में देखो, जैसे जल जब बनता है, पिछले क्लास में भी बनाए थे, H2O जब बनता है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये बताओ? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा? 1। 1 में। क्यों क्यों होता है ये भी मैंने बता दिया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप चले जाओ, ठीक है? गुड़िया रुके रहना बेटा, आप मत भागना। तो यहाँ पे देखो एक है, उसी तरीके से अगर आपको पूछा जाए, यहाँ पे देख जल का जो निकाला गया है आपका ऑक्सीजन,
अगर आपको फिर ऑक्सीजन का निकाला जाए, क्योंकि यहाँ पे दो हमारे पास तत्व है, तत्व एक और तत्व दो, तो हाइड्रोजन का है और ऑक्सीजन का है, हमने दोनों का निकालना है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है ना। एटॉमिक मास कितना होता है? 16 सिक्स, होता है। 16, एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता 16। है। लेकिन हमें चूंकि बच्चा, जब हम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, द्रव्यमान हमें काउंट करना है, ये तो हम इसलिए समझाएं कि इसका डबल होता है, तो ये हम समझाएं, लेकिन हमको यहाँ पे इस वाले पार्ट से कोई उतना मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है एटॉमिक मास से। ठीक है, एटॉमिक मास से मतलब है। लेकिन यहाँ पे आपने कितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया? हाइड्रोजन का कितना एटम है आपके पास में? जल में कितना हाइड्रोजन का आपके पास परमाणु है? जल जब दो, बनाते हैं तो हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? 2। तो एक परमाणु का मास है 2, तो 2 दो। परमाणु का मास कितना होगा? 32। ध्यान से सुनो। हाइड्रोजन आपका पूछ रहे हैं कि जब जल बनाते हो, रिपीट। ठीक है, जब आप जल बनाते हो तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा? 1। 2 होगा। तो हम इसको 2 से गुना करेंगे तो H2 का मास आ 2 जाएगा, हो जाएगा 2 आ मैम। जाएगा। आएगा या नहीं विनीत? आएगा मैम। यहाँ पे टोटल हमने क्या निकाल लिया, ये इसको हम पूरा इरेज कर देते हैं। यस मैम। यहाँ मैंने निकाला है टोटल हाइड्रो H2O का मास, टोटल मास, मास यानी टोटल एटॉमिक मास ऑफ H2। H2 का टोटल मैंने मास निकाल लिया 1:2 करके। कैसे निकाला ये भी बता दिया, तो 2 आ गया। लेकिन आप टोटल अगर आप निकालोगे टोटल एटॉमिक मास, टोटल एटॉमिक मास of oxygen, because you have only one atom of oxygen, एक है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास कितना आएगा? एक ऑक्सीजन का आपके पास परमाणु है तो कितना आएगा? बोलो ना भाई, 1। कितना बोल रहे हो? फिर से बोलो तो 1, तुम लोग कितना बोली? 1। 1 कैसे आएगा? ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 16, 8 16। होता है। 16, फिर दिमाग कहाँ है? 1 बोल रहे हो। 16 एक आएगा। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के परमाणु का एटॉमिक मास कितना होगा? 16। कर में ना थोड़ा दिमाग से बोलो, नहीं तो ये सामने रहते तो एक लपेटा मार देते हैं। तो एक ऑक्सीजन के परमाणु का एटॉमिक मास हो जाएगा 16, क्योंकि आपको पता है एटॉमिक नंबर इज 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, परमाणु मास 16 होता है। यहाँ पे आ गया आपका 16। अब हमको इसका रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है। क्योंकि पहले हाइड्रोजन रखा तो H2 रखेंगे और उसके बाद O रखेंगे, तो इन दोनों का मास बेटा कितना, अब इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? 2 लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 16। तो क्या 16, ये कटेगा एक दूसरे से? 1 अनुपात। यस मैम। कितना आएगा? 1:8 आएगा। 1:8 आ जाएगा 8। इसका रेशियो। सॉरी, यहाँ पे 2 मेरे से हो गया। ठीक है, इसको हम बेटा कट करेंगे तो 1:8 आएगा। वाई? क्योंकि 2 अट्ठे 16 हो जाता है। अगर नंबर कट रहा है तो देन इट इज गुड, आप उसको काट के छोटा कर लीजिए। अगर नहीं कट रहा है तो यहाँ पे लिखा है ना 14:3। अब फिर अगर यस। अमोनिया का देखना है तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा। इफ यू हैव नो रिमेम्बर एटॉमिक मास ऑफ द नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन NH3 लिखते हैं ना, इसको H2O लिखते यस हैं, मैम। अगर आपको पता ही नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बन सब चीज़, CO2। तो बहुत दिक्कत हो जाएगा विनीत, फलक, गुड़िया। और एटॉमिक मास याद करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यहीं तक के लिए हमने देखे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पजल भी हो जाओगी। ये थोड़ा पूरा ट्रिकी है और पूरा मैथ ही है, ऑलमोस्ट मैथ है, और बहुत सारा फैक्चुअल डाटा है, आपको याद रखना पड़ेगा। जैसा बोलो, और पढ़ा दूँ? नहीं मैम। ठीक है, नहीं मैंने टेस्ट भी फिर थोड़ा पढ़ लूंगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो आप? हार्डवेयर टेस्ट भी थोड़ा रिवीजन कर लें फिर से बोलो। मैम टेस्ट है रिवीजन करने।